एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी लर्नर्स गेट हिल। नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके थे और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है संख्या पद्धति से संबंधित कुछ नियम। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, यानी पूर्ण संख्याएं योग में कौन कौन से नियमों को फॉलो करती हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला क्या होता है? पहला होता है योग का संगत प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टीज को इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स या संगत नियम या संगत प्रगुण मीन्स कि जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है, जब भी दो पूर्ण संख्याओं का योग हम करते हैं तो जो हमारा उत्तर निकल के आता है वो भी क्या आता है? एक पूर्ण संख्या ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी दो पूर्ण संख्या है, मान लीजिए एक 7 है और एक 2 है। तो 7 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। और जो हमारा उत्तर निकल के आया वो क्या आया? एक पूर्ण संख्या ही निकल के आई है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या योग का संगत प्रगुण मीन्स जब भी दो पूर्ण संख्याओं का योग किया जाएगा या किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। आगे बात करते हैं। आगे है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स कि जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है उस पर उनका क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ए और बी ये दो कोई पूर्ण संख्या है, हमारे पास ए और बी मान लेते हैं कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? दोनों का बराबर आएगा। चेक कर सकते हैं, 7 में 5 को जोड़ा जाए तो भी 12 आता है, या 5 में 7 को जोड़ा जाए तो भी उत्तर क्या आता है? 12 ही आता है। तो कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम मतलब दो पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो उन दो पूर्ण संख्याओं का जो उत्तर आता है उस पे उनके जो क्रम है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बात करते हैं योग का सहचार्य प्रगुण, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ में हमारी 3 पूर्ण संख्याएं होती हैं। 3 संख्याओं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ये 3 हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं। पहले ए और बी को योग करें और जो उत्तर आए उसमें सी को जोड़ दें, या फिर पहले बी और सी को जोड़ दें और उसका जो उत्तर आए उसमें ए को जोड़ दें, तब भी हमारा आंसर क्या आता है? बराबर ही आता है। यानी 3 पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो हम पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं और उसमें जब हम तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? हमेशा बराबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई भी 3 पूर्ण संख्या है हमारे पास, 2, 3 और 4। तो 2 + 3 + 4, पहले 2 और 3 को जोड़ा, उत्तर क्या है? 5, और 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 9। अब दूसरे तरफ से करते हैं, 2 + 3 + 4, पहले 3 और 4 को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 7, और 7 में जब 2 को जोड़ेंगे तो भी कितना आंसर आएगा? 9। तो अगर हमारे पास 3 पूर्ण संख्याएं हैं और हम पहले किन्हीं भी 2 को जोड़ते हैं और बाद में उसमें कोई तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वो हमेशा क्या आता है? सेम ही आता है। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या योग का सहचार्य प्रगुण, जो पूर्ण संख्याएं फॉलो करती है। नेक्स्ट है योग का तत्सम अवयव, यानी कि आइडेंटिटी। अब प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब कोई संख्या अपनी आइडेंटिटी खोए ना, वो जैसी है वैसी ही बनी रहे। तो योग में जो आइडेंटिटी होती है या योग में जो तत्सम अवयव होता है वो होता है 0, 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी एक संख्या में जोड़ेंगे तो वो संख्या वही आएगी। 9 में अगर 0 को जोड़ा जाए तो आंसर क्या आता है? 9 ही आता है। 7 में या 0 को हम 10 के साथ जोड़े, आंसर क्या आता है? 10 ही आता है। तो 0 क्या हो गया? योग का तत्सम अवयव क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि 0, क्योंकि 0 में अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे हमारा उत्तर क्या आएगा? वही संख्या आएगी। तो ये जो 4 थे ये पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, यानी पूर्ण संख्या योग के इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है।
एक बार फिर से देख लेते हैं। योग का समग्र प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आएगी। सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय प्रगुण, जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उत्तर में उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, सहचारी प्रगुण यानी कि एसोसिएटिव लॉ, इसमें हम कोई भी तीन पूर्ण संख्याएं लेते हैं और तीन पूर्ण संख्याओं में जो है जब उनका योग किया जाता है तो पहले कोई भी दो संख्याओं का योग और उसमें जब तीसरी संख्या का योग करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा बराबर ही आता है। यानी कि हो गया a प्लस बी बराबर हमेशा b प्लस ए आएगा अगर a और b हमारे क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या है। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, जहां पर a b c क्या है, पूर्ण संख्या है। योग का तत्समय प्रगुण यानी कि आइडेंटिटी, योग की आइडेंटिटी होती है 0 यानी कि शून्य, क्योंकि शून्य में हम किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, वही संख्या निकल के आएगी। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अब जैसे योग के प्रगुण हम चेक करते हैं क्या जो घटाना होता है, पूर्ण संख्या के घटाने के प्रगुण भी इसी तरह से फॉलो करते हैं। तो लेट्स चेक इट। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी और अब हम बात कर रहे हैं माइनस की, यानी कि घटाने की। माइनस क्लोजर प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हमेशा उत्तर एक पूर्ण संख्या ही आती है। मेरे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं, 2 और 5। अगर मैं 2 और 5 को घटाऊं तो मेरा उत्तर क्या आता है, -3। जो उत्तर मेरे पास आया क्या ये पूर्ण संख्या है, -3 इज नॉट अ होल नंबर, -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटाने के केस में मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी घटाने के प्रगुण में पूर्ण संख्या इसको फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट, क्रम विनिमय प्रगुण, क्या किन्हीं भी दो संख्याओं को जब हम घटाते हैं तो उनके क्रम का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं 2 और 5। अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें तो उत्तर कितना निकल के आ रहा है, -3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो घटाने के केस में क्रम का प्रभाव पड़ता है, हमारा उत्तर सेम नहीं आता है, तो ये भी फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ये भी फॉलो नहीं होगा और आइडेंटिटी ये भी नहीं होती। घटाने के केस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर हम शून्य की बात कर लेते हैं तो 5 में से 0 घटाओ तो 5 आएगा, ठीक है भाई, आ रहा है, सेम ही नंबर बन रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें 0 - 5 कर दें तो क्या यही आएगा, नहीं आएगा, उत्तर अलग अलग आ रहा है। तो घटाने के केस में इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो याद रखेंगे, पूर्ण संख्याएं केवल योग के केस में ही इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी, घटाने के केस में ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट, आगे बात करेंगे हम गुणा के प्रगुण। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर गुणा के प्रगुण, यानी गुणा की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पूर्ण संख्याएं फॉलो करती हैं। इसमें पहली आती है वही जो हमारी योग में थी, समग्र प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम चीज, जब भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाएगा या दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणन होता है और जो उत्तर आता है वो भी क्या आता है, एक पूर्ण संख्या ही आती है। फॉर एग्जाम्पल 3 को हम गुणा करते हैं 10 से और उत्तर क्या आता है, 30। और ये जो 30 निकल के आया है ये क्या निकल के आया है, एक पूर्ण संख्या ही निकल के आई है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी गुणा का समग्र प्रगुण क्या होगा कि जब भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो जो उत्तर आता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ यानी कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे योग में था
दो पूर्ण संख्याओं को जब हम योग करते हैं तो उसका उनके क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही इसमें जब भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो गुणन में उनके जो क्रम है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 3 को 10 से गुणा करने पर 30 आता है, वैसे ही 10 को 3 से गुणा करने पर भी क्या आता है, 30 ही आता है। यानी कि अगर a और b मेरे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a को b से गुणा करूं या b को a से गुणा करूं तो उत्तर हमेशा कितना ही आएगा, सेम ही आएगा। a को b से गुणा करो या b को a से गुणा करो, हमेशा आंसर कितना आएगा, सेम ही आता है। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि गुणन का सहचार्य प्रगुण। एसोसिएटिव लॉ जैसे योग में था, 3 संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए a, b और c, कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो पहले a को b से गुणा करो और उसके बाद c से गुणा करो, या फिर पहले b और c को गुणा करो और उसके बाद उसमें a का गुणा करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं, 2, 4 और 10। पहले 2 और 4 को गुणा करते हैं और उसमें फिर 10 को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 गुना 10 80। अब दूसरी साइड लेके चलते हैं, पहले 4 और 10 को गुणा करते हैं और उसमें फिर गुणा करेंगे किसका, 2 का। 4 और गुना 10 कितना आंसर आएगा, 40 आ गया। और फिर 2 को जब इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आया, दोनों केस में सेम ही आया है। तो एसोसिएटिव लॉ में भी जो 3 पूर्ण संख्याएं जो लेते हैं तो उसमें जो पहले किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, उसमें जब हम तीसरी संख्या का गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। नेक्स्ट है गुणन का तत्समक अवयव, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अभी लास्ट हमने पढ़ा कि योग का तत्समक अवयव यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि 0 को जब हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं उत्तर हमेशा वही संख्या मिलती है। ऐसे ही आप सोचिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, किसी भी नंबर में हम क्या गुना करें कि हमारा आंसर वही निकल के आए, तो क्या आता है, 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या निकल के आता है, वही संख्या निकल के आती है। 12 में 1 का गुणा करो तो भी 12 ही आएगा, या 1 में 12 का गुणा कर दो तो भी 12 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणन का जो तत्समक अवयव है वो क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमारा ये जो गुना होता है वो योग को और घटा को यानी प्लस को और माइनस को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। एक गुना किससे कर रहे हैं, b प्लस c से, जहां पे a b c क्या है, कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं हैं। a b c हमारी क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या है। अब ये b और c आपस में जुड़ रहे हैं और इनमें गुना किसका हो रहा है, a का गुना हो रहा है। तो ये जो गुना है वो इनको क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अलग अलग कर देगा। कैसे करेगा, a b से गुना हो जाएगा और यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा और फिर a का गुना किससे हो जाएगा, c से हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी होता है, b प्लस c में अगर हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो ये b गुना a और प्लस c गुना a। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसको कहते हैं राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेम ऐसे ही जो है घटा में भी होता है, अगर b माइनस c है तो ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, माइनस को, क्या आ जाएगा, a गुना b माइनस a गुना c। और सेम ऐसे ही b माइनस c को अगर हम इधर से लें तो कितना आएगा, b गुना a और माइनस c गुना a।
ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पे साइन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जो इन दो नंबर्स के बीच में साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गुना ने इस प्लस के साइन को क्या कर दिया, प्लस के साइन के साथ ये जो दो संख्याएं थी इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है लास्ट, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण मीन्स किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से यानी 0 से गुणा किए करें तो क्या आंसर आता है, ये तो पता ही होगा सबको। 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाता है तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। 2 into 0 क्या आएगा, 0। तो 0 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या को क्या बना देता है, 0 ही बना देता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, जब भी किन्हीं दो संख्याओं, कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उत्तर एक पूर्ण संख्या ही आती है। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय प्रगुण, जब भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उत्तर पे उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। a गुना b बराबर आता है b गुना a के, जहाँ पे a b c क्या है, पूर्ण संख्या है। साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होता है, अगर तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो पहले किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करो और उसमें फिर तीसरी संख्या को गुणा करें तो उत्तर सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणा का तत्समक अवयव, ये 1 होता है क्योंकि किसी भी संख्या में एक गुणा करने पर वही संख्या हमारी निकल के आती है। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि गुना जो है वो प्लस को और माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, संख्याओं को अलग अलग कर देता है। शून्य का गुणन प्रगुण यानी कि किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्याओं को अगर हम शून्य से गुणा कर रहे हैं तो उत्तर क्या आता है, शून्य ही आता है। यानी शून्य जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या को गुणा में क्या बना देता है, शून्य ही बना देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी में यानी भाग की जो संक्रिया होती है उसमें क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब ये चीज जो है आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग चेक करेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर क्या जो भाग की संक्रिया होती है क्या वो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। जैसे गुणा में था, क्या वो भाग में भी सही होगा, तो ये आप लोग खुद चेक करेंगे। अब आगे बात करते हैं, ये था हमारा पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याओं में इनमें से कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। यदि ए बी सी परिमेय संख्या है, हमें केवल 3 संख्याओं तक की जरूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं ए बी सी कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी 3 रेशनल नंबर्स हैं। अब क्लोजर लॉ, संवृत प्रगुण, जब भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो जो उत्तर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, परिमेय संख्या ही निकल के आती है। क्लोजर लॉ यानी संवृत प्रगुण क्या कहता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो आंसर आएगा, सपोज आंसर डी आता है, तो ये भी एक क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है। या किन्हीं भी दो संख्याओं को, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर गुणा किया जाता है तो भी जो आंसर निकल के आता है, मान लीजिए कोई ई निकल के आ रहा है, तो वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/2 एक परिमेय संख्या है और 3 ये भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अब इनको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3/2। तो आंसर क्या निकल के आया, एक परिमेय संख्या ही निकल के आई है। ऐसे ही योग के साथ भी होता है, जब भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका जो योग आता है वो भी क्या आता है, एक परिमेय संख्या ही निकल के आती है। तो ये हो गया क्लोजर लॉ यानी कि संवृत प्रगुण। नेक्स्ट बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमने पूर्ण संख्या में देखा था कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है तो उत्तर में उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या उनको गुणा किया जाए तो उत्तर में उनका जो उत्तर आएगा उसमें उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। a प्लस बी बराबर आएगा b प्लस a के, एंड a मल्टीप्लाई b बराबर आएगा b मल्टीप्लाई a के। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सेम गुना किया जाए तो भी उनके उत्तर में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7/3 को गुना करते हैं 1/2 से तो उत्तर क्या आता है 7/6, या इसको उल्टा कर लेते हैं 1/2 को गुना करते हैं 7/3 से तो भी उत्तर क्या आता है 7/6। तो इनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम चीज जो है प्लस में होती है योग में, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए एसोसिएटिव लॉ था साहचर्य नियम का, सेम वैसा ही परिमेय संख्याओं के लिए भी होता है। a + b + c बराबर a + b + c and a × b × c equals to a × b × c। तो योग के केस में भी कोई भी तीन परिमेय संख्याओं में हम पहले 2 का योग करें और उसमें तीसरी का योग करें तो उत्तर सेम ही आएगा। और सेम मल्टीप्लाई के केस में भी पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करें और उसमें फिर तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो भी उत्तर क्या आएगा सेम ही आएगा। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। सेम जैसे हमने पूर्ण संख्याओं में देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम, सेम वैसा ही होता है परिमेय संख्याओं के लिए भी, यानी a गुना b ± c, तो ये कितना आएगा a गुना b ± a गुना c। प्लस माइनस का यहाँ पे मतलब है कि b और c के बीच में प्लस का साइन भी आ सकता है और माइनस का साइन भी आ सकता है, जैसे कि हमने पूर्ण संख्याओं के केस में लिखा था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस माइनस मतलब इनके बीच में प्लस का साइन हो सकता है, यानी ये b + c भी हो सकता है और ये b - c भी हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योगात्मक तत्समक। योग के केस में आइडेंटिटी क्या होती है शून्य होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में हम 0 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा वही संख्या निकल के आएगी। और गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्याओं में अगर हम 1 को गुना करते हैं तो उत्तर क्या निकल के आता है वही संख्या निकल के आती है। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी यानी योगात्मक तत्समक हो गया 0 और गुणात्मक तत्समक क्या हो गया 1 हो गया, मतलब a को यानी किसी भी परिमेय संख्या को 0 पे योग करेंगे तो वही संख्या निकल के आएगी। इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि संख्या जो है वो अपनी आइडेंटिटी खोती नहीं है, वो जैसी है वैसी ही बनी रहती है। और सेम गुणा के केस में आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 से गुना करने पर संख्या वही आती है। अब बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम एक परिमेय संख्या में क्या जोड़े कि हमारा जो उत्तर है वो योगात्मक तत्समक आ जाए। और गुणात्मक प्रतिलोम यानी किसी परिमेय संख्या में किस संख्या की गुणा की जाए कि हमारा जो उत्तर है वो क्या आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या में हम किसे जोड़े, अगर हम -a को जोड़ते हैं यानी इसके ऋणात्मक रूप को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या निकल के आता है 0 निकल के आता है, यानी कि क्या आ रहा है योगात्मक तत्समक आ रहा है। तो ये जो -a है यानी किसी भी संख्या का ऋणात्मक रूप वो क्या है, वो a का योगात्मक प्रतिलोम है। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी परिमेय संख्या में किस परिमेय संख्या की गुणा की जाए कि हमारा जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो किसकी गुणा करेंगे, इसके प्रतिलोम की, यानी इसको उल्टा कर देंगे। ये a/1 होता है तो इसको गुना करेंगे किससे 1/a से, तभी तो एक आएगा ना, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये जो 1/a है यानी परिमेय संख्या का जो प्रतिलोम होता है वो उस संख्या का क्या बन जाता है, वही जो है गुना करने पर क्या देता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम
सपोज आप अगर एक क्वेश्चन है, रब कर देते हैं ऐसे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए -8 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए क्या है। तो -8 में हम क्या जोड़े कि हमारा उत्तर जो है वो शून्य आ जाए, क्योंकि योग के केस में योग का तत्समक अवयव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो -8 में क्या जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे तभी तो 0 आ जाएगा। तो -8 का जो 8 है वो उसका क्या हो जाएगा, 8 -8 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगर गुणा की बात करते हैं, -7/9 है, या कुछ और ले लेते हैं, -1/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, यानी -1/2 को हम किससे गुणा करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, गुणात्मक तत्समक आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो किससे करेंगे, इसके प्रतिलोम से, यानी कि माइनस का 2/1, तभी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, माइनस का 2/1, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये थी हमारी परिमेय संख्याओं के हैं। जो आपसे होमवर्क कहा गया है उसको जरूर प्रैक्टिस करके देखना, और ये यहाँ पे जो है हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है।